नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। हिमगिरी की तलहटी में फैला अमृतगढ़ एक छोटा राज्य था, परंतु अपनी आत्मा में विशाल था। यहाँ की हवाओं में शांति थी, मिट्टी में प्रेम और लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास की झलक। इस नगरी का हृदय था हरिप्रसाद, एक प्रतिष्ठित व्यापारी जो सदाचार और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी विनम्र और धार्मिक महिला थी, जिनकी कोख वर्षों तक सूनी रही। वर्षों की तपस्या, व्रत, तीर्थ और दान के बाद एक दिन उन्हें मां बनने का आशीर्वाद मिला। वसंत के मौसम में जब प्रकृति नवजीवन का उत्सव मना रही थी, उस दिन लक्ष्मी देवी ने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजे। बच्चियां सुंदर थीं, परंतु एक बात ने सबका ध्यान खींचा। दोनों हूबहू एक जैसी थीं। फर्क बस स्वभाव में था, जो समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होने लगा। हरिप्रसाद ने बड़ी बेटी का नाम संध्या रखा, क्योंकि उसका स्वभाव दिन के अंत की तरह शांत, गंभीर और गूढ़ था, और दूसरी बेटी बनी स्वरा, जीवंत, चंचल और मधुर स्वर वाली। बचपन से ही दोनों की प्रवृत्ति अलग थी। संध्या ध्यान में लीन रहना पसंद करती, ग्रंथों की ओर उसका आकर्षण था। वहीं स्वरा को नृत्य, रंग, खेल और गीतों में आनंद आता। लोग अक्सर कहते, ये दोनों जैसे एक ही आत्मा के दो रंग हैं, और कहीं ना कहीं यही सत्य था। संध्या ने 7 वर्ष की आयु में ही वेदों की श्लोक रटना शुरू कर दिए थे। वह अक्सर मंदिर में बैठकर घंटों ध्यान करती और अपने पिता से गूढ़ प्रश्न पूछती। पिताजी, आत्मा क्या सच में मरती नहीं? क्या मनुष्य का जीवन केवल कर्तव्य है? उसकी आंखों में एक उम्रदराज आत्मा का ठहराव था। स्वरा दूसरी ओर उसी मंदिर के प्रांगण में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घंटियों की लय में नृत्य करती। उसके पांवों की थाप, बांसुरी की धुन पर थिरकते गीत और उसके गले से निकला मधुर स्वर, सब कुछ जीवंत था। वह कहती, जीवन जीने के लिए है, सोचने के लिए नहीं। संध्या मुस्कुराती, और जीने से पहले समझना जरूरी है। दोनों बहनों के बीच हर विषय पर बहस होती। धर्म, प्रेम, जीवन, मृत्यु, सच्चाई, सपने, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुई। उसी समय उत्तर दिशा में बसा था नवकुंड राज्य, एक प्राचीन, विशाल और संपन्न साम्राज्य, जिसे चलाने वाला युवा राजकुमार था आर्यमित्र। उसके पिता महाराज सुजेश्वर वृद्ध हो चुके थे, और अब राज्य की बागडोर धीरे धीरे आर्यमित्र के हाथों में आ रही थी। आर्यमित्र केवल वीर नहीं, बल्कि ज्ञानी और विचारशील भी था। उसे नीति, कला और दर्शन में गहरी रुचि थी, परंतु उसके जीवन में एक शून्य था, जीवन संगिनी का। उसने कई राज्य देखे, कई राजकुमारियों से भेंट की, परंतु कोई भी उसे आत्मा से नहीं छू सका। उसे केवल सुंदरता नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी एक ऐसी स्त्री जो उसकी आत्मा को समझे, जो उसके राज्य के भार को साझा कर सके, जो उसकी आंखों में बसी दूरदृष्टि को पढ़ सके। एक दिन शिकार के बहाने वह अमृतगढ़ आया। भाग्य की रेखाएं जैसे उसी दिशा में खींच रही थीं। हरिप्रसाद, जो राज्य का सम्मानित व्यक्ति था, उसे अपने घर आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी घर में उसकी पहली मुलाकात हुई संध्या और स्वरा से। संध्या उसे श्लोकों की व्याख्या करती मिली। शांत स्वर, गहरी आंखें और मुख पर वैराग्य की परछाई। वहीं स्वरा रंगीन चुनरी में नाचती हुई मिली, जैसे जीवन स्वयं उसके भीतर बज रहा हो। आर्यमित्र जैसे दो दुनियाओं के बीच खिंच गया। उसे नहीं समझ आया कि उसे किस ओर जाना है, आत्मा की शांति की ओर या जीवन की धड़कन की ओर। कुछ दिनों में वह उनके परिवार के साथ रहने लगा। संध्या से वह घंटों बात करता, धर्म, राजनीति, न्याय और प्रजा के कर्तव्य पर। वहीं स्वरा उसे कविता सुनाती, बांसुरी बजाती, हंसाती और उसके भीतर के थके हुए राजा को खिलखिलाता बालक बना देती। रात को जब आर्यमित्र अपने कक्ष में होता, तो वह स्वयं से एक ही प्रश्न करता, मैं किससे प्रेम करता हूं? संध्या उसे दिशा देती थी, स्वरा उसे गति। संध्या उसे समझती थी, स्वरा उसे महसूस करती थी।
उसका अंतर्मन द्वंद्व में घिर गया। वह जानता था कि प्रेम के साथ साथ एक रानी में वह विवेक, त्याग और धैर्य भी चाहिए जो पूरे राज्य को संभाल सके। लेकिन यह भी जानता था कि प्रेम केवल धर्म नहीं, भावना भी है। कुछ दिनों के बाद जब वह लौटने लगा तो हरिप्रसाद के आंगन में उसने वह निर्णय लिया जो तीनों के जीवन की दिशा बदलने वाला था। अमृतगढ़ से विदा लेने से पहले आर्यमित्र ने हरिप्रसाद से कहा, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। हरिप्रसाद, जो उसका आदर करता था, बोला, बोलिए राजकुमार, मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपकी दोनों पुत्रियों को नवकुंड आमंत्रित करता हूं। रानी बनने के लिए नहीं, उन्हें देखने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए। मैं चाहता हूं वे वहां के जीवन को जानें, जनता से मिलें, और तब मैं एक निर्णय लूंगा, न केवल अपने हृदय का बल्कि अपने राज्य के भविष्य का भी। हरिप्रसाद ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा। संध्या शांत स्वर में बोली, यदि यह मार्ग हमारे जीवन को दिशा देगा तो हम तैयार हैं। स्वरा मुस्कुराई, तो अब असली नाटक शुरू होगा। नवकुंड का महल स्वप्न से कम नहीं था। विशाल द्वार, संगमरमर की दीवारें, गुलाब के बगीचे और सैकड़ों की भीड़। लेकिन वह सब बाहरी था, भीतर की परीक्षा असली थी। संध्या राजसभा में भाग लेने लगी। वह नीति, न्याय और प्रशासन में रुचि लेने लगी। धीरे धीरे मंत्री उसे राजगुरु की तरह देखने लगे। स्वरा ने नृत्यशाला में जान फूंक दी। उसने वहां की स्त्रियों को गीत सिखाए, बच्चों को कहानियां सुनाई और वृद्धों को हंसाया। जनता दोनों को चाहने लगी, एक को बुद्धि के लिए, दूसरी को करुणा के लिए। लेकिन आर्यमित्र के मन में संघर्ष और गहरा हो गया। रातों को राजकुमार कभी संध्या से संवाद करता तो कभी स्वरा से तालीम लेता। एक दिन संध्या ने पूछा, क्या आप किसी निर्णय पर पहुंचे हैं? आर्यमित्र ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस कहा, क्या तुम रानी बनना चाहती हो? संध्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं राज्य की सेवा करना चाहती हूं, चाहे किसी भी रूप में। उधर स्वरा को भी कहीं न कहीं आभास होने लगा था कि आर्यमित्र का झुकाव उसकी ओर भी है। लेकिन एक दिन जब वह महल की छत पर अकेली बैठी थी, उसने खुद से कहा, प्रेम पाने से अधिक प्रेम देने की क्षमता चाहिए। राजगुरु ने एक दिन राजा से कहा, राजन, आप केवल रानी नहीं चुन रहे, आप भविष्य चुन रहे हैं। यदि आप प्रेम को आधार बनाएंगे तो राजनीति असंतुलित होगी। यदि नीति को चुनेंगे तो हृदय सूना रहेगा। आपको दोनों के मध्य पुल बनना होगा। राजा ने तीनों को एक अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। वे तीनों एक सप्ताह के लिए गांवों में जाएंगे, बिना किसी राजसी सुविधा के। जो सबसे अधिक जनता की सेवा करेगा वही रानी बनेगी। संध्या ने गांव में पानी की समस्या को समझा, नहरें खुदवाने की योजना बनवाई और बच्चों को पाठशाला में पढ़ाया। स्वरा ने बीमार लोगों की सेवा की, वृद्धों को सहारा दिया और गांव की स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। एक सप्ताह बाद गांव वालों ने कहा, हमें न एक रानी चाहिए न दासी, हमें तो दोनों चाहिए, एक मां की तरह और एक बहन की तरह। राजा ने सभा में घोषणा की, मुझे एक नहीं 2 रानियां चाहिए, लेकिन एक सिंहासन पर होगी और दूसरी उस सिंहासन के पीछे की शक्ति। संध्या ने आगे बढ़कर कहा, राजन, मैं सिंहासन पर बैठूंगी क्योंकि नीति, न्याय और शासन मेरा धर्म है। स्वरा ने हंसकर कहा, और मैं उसके पीछे खड़ी रहूंगी। गीत, प्रेम और जीवन के साथ राज्य में धूमधाम से विवाह हुआ। इतिहास में पहली बार 2 जुड़वाओं बहनें एक ही राजा की जीवन संगिनी बनी, अधिकार, मर्यादा और प्रेम के संतुलन के साथ। राज्य की जनता ने दोनों को समान रूप से स्वीकार किया। एक रानी नीतियों में थी, दूसरी जन जन के हृदय में। वर्षों तक नवकुंड राज्य ने उन्नति की। कोई युद्ध नहीं, कोई विद्रोह नहीं, क्योंकि वहां राज्य नहीं, परिवार चलता था। विवाह के 3 वर्षों बाद भी नवकुंड राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला था। जनता अब धीरे धीरे प्रश्न उठाने लगी थी, क्या हमारा अगला राजा कभी जन्म लेगा? संध्या और स्वरा दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं, पर भीतर कहीं एक रिक्तता थी, मातृत्व की। एक दिन स्वरा ने चुपचाप कहा, बहन, अगर तुम्हें संतान हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं उसकी मां बनकर भी संतुष्ट रहूंगी। संध्या की आंखें भर आईं।
वो जानती थी स्वरा अपने सारे सपने त्याग चुकी है। एक संत ब्रह्मर्षि चीरवृत्त नवकुंड दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजा की वंशवृद्धि तभी होगी जब प्रेम और त्याग एकत्रित होंगे। तुम्हारी रानियां ही समाधान है, पर उत्तराधिकारी की आत्मा धरती पर तभी जन्म लेगी जब 3 बलिदान पूर्ण होंगे। एक रानी का त्याग, एक राजा की प्रतिज्ञा और एक मां की छाया का समर्पण। राजा, जो हमेशा नीति से चला था, अब धर्म के कठिन मार्ग पर खड़ा था। कुछ माह बाद संध्या गर्भवती हुई। महल में उत्सव हुआ, पूरे राज्य में दीप जलाए गए। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। स्वरा भी गर्भवती थी। राजा स्तब्ध रह गया। एक ही समय में दोनों रानियां सो माता बनने वाली थीं। संध्या चुप थी, लेकिन स्वरा ने एक रात सच्चाई बताई। बहन, यह गर्भ मेरा नहीं है। यह एक अनाथ स्त्री का बच्चा है जो मरते समय मुझे सौंप गई थी। मैंने उसे अपना कहा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मुझसे कहीं बड़ी है। पूर्णिमा की रात पहले संध्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया वीरप्रभ। कुछ ही घंटों बाद स्वरा ने एक कन्या को जन्म दिया। नाम रखा गया अनंगरेखा। महल में हर्षोल्लास था, लेकिन ब्रह्म ऋषि की बात स्मरण रही। एक मां की छाया का समर्पण। नवकुंड का एक पुराना सामंत विक्रमसेन, जो कभी सिंहासन पर अधिकार चाहता था, अब पुनः सक्रिय हो गया। उसने राज्य में अफवाहें फैलानी शुरू की। दोनों रानियां रानी नहीं, तंत्र मंत्र से उपजी हैं, और बच्चे असली नहीं। जनता के एक वर्ग में डर और असमंजस फैल गया। राजा आर्यमित्र ने दरबार बुलाया और पहली बार खुलेआम कहा, मेरी दोनों रानियां ही राज्य की आत्मा हैं। अगर उनमें से किसी को अपमानित किया गया तो मैं स्वयं सिंहासन छोड़ दूंगा। वीरप्रभ और अनंगरेखा साथ में बड़े होने लगे। वे जुड़वां जैसे दिखते, पर स्वभाव से भिन्न थे। वीरप्रभ में शासन की तीव्रता थी और अनंगरेखा में करुणा और समझदारी। राजा ने दोनों को शिक्षा देने के लिए ब्रह्मर्षि चीरवृत्त को ही नियुक्त किया, लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी। दोनों को 10 वर्षों तक महल से दूर सामान्य बालकों की तरह रहना होगा, बिना यह जाने कि वे शाही परिवार से हैं। संध्या और स्वरा ने मन भारी कर अनुमति दी। गुरु चीरवृत्त ने बच्चों को एक सामान्य गांव में रखा। उन्हें गोपाल और रेखा कहकर बुलाया गया। वहां वे मिट्टी में खेलते, गाय चराते, लोगों की सेवा करते और ज्ञान की सीख पाते। एक दिन एक वृद्धा ने रेखा से पूछा, बेटी, तू राजकन्या जैसी लगती है। रेखा मुस्कुराकर बोली, अगर मैं रानी होती तो भी आपको पानी ही पिलाती। 10 वर्षों बाद दोनों बच्चे वापस महल लौटे। अब वे किशोर नहीं, जीवन के अनुभव से समृद्ध आत्माएं थे। राजा ने उन्हें देखा और कहा, मैंने तुम्हें खोकर पाया है। रेखा ने माता स्वरा से कहा, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे जिया है। जब वीरप्रभ और अनंगरेखा युवावस्था में पहुंचे, तब नवकुंड की सीमाओं पर एक नया खतरा मंडराने लगा। कांचनगर नामक पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा संग्राम सिंह, जो अब नवकुंड की समृद्धि से ईर्ष्या करता था, वह युद्ध नहीं चाहता था, वह राज्य और रानी दोनों चाहता था। राजा आर्यमित्र को गुप्त संदेश मिला, अनंगरेखा को कांचनगर के युवराज से विवाह करवा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वीरप्रभ और अनंगरेखा अब केवल भाई बहन जैसे नहीं थे, वे पूर्व जन्म के साथी थे जो इस जीवन में पुनः मिले थे। ब्रह्मर्षि ने बताया, पूर्व जन्म में तुम दोनों आर्ष कुमार और राजकन्या थे, लेकिन प्रेम से विलग कर दिए गए। यह जन्म तुम्हें साथ लाने के लिए है, लेकिन परीक्षा अभी शेष है। राजा और रानियां इस सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गए, परंतु प्रेम पर प्रश्न नहीं उठाया गया, केवल समाधान की खोज शुरू हुई। राजा ने ब्रह्मर्षि से पूछा, क्या इन दोनों का विवाह उचित है? गुरु बोले, यदि यह प्रेम केवल शरीर का है तो राजवंश की मर्यादा टूटेगी, पर यदि यह आत्मा का मिलन है तो सृष्टि का संतुलन बनेगा। स्वरा चुप रही, पर रात को उसने अनंगरेखा से कहा, बेटी, तू मेरे रक्त से नहीं पर मेरी आत्मा से जन्मी है। तेरा सुख ही मेरा धर्म है। संग्राम सिंह ने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर सेना लेकर नवकुंड की सीमाओं पर चढ़ाई कर दी। राजा आर्यमित्र वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने तलवार उठाई। वीरप्रभ ने कहा, पिता,
अब यह राज्य मेरे कंधों पर है और अनंग रेखा मेरे हृदय में है। मैं अपना राज्य भी दूंगा, प्राण भी, लेकिन बहन को नहीं। स्वरा और संध्या ने एक निर्णय लिया। प्रेम को छिपाकर नहीं, स्वीकार करके बचाया जा सकता है। एक रात ब्रह्म राशि के आशीर्वाद से महल के मंदिर में गुप्त रूप से वीरप्रभ और अनंग रेखा का विवाह संपन्न हुआ। कोई शाही तामझाम नहीं, केवल साक्षी था आकाश, गवाह थी अग्नि। राजा आर्यमित्र ने पुत्र पुत्री के प्रेम को अंततः स्वीकार कर लिया। यदि संतान का हृदय पवित्र है तो राज्य भी सुरक्षित है और धर्म भी। युद्ध हुआ, भयानक, विनाशकारी और लहू से सना हुआ। वीरप्रभ ने संग्राम सिंह को युद्ध में हराया, लेकिन दया दिखाते हुए उसे जीवन दान दिया। संग्राम सिंह ने कहा, मैंने पहली बार किसी राजा को प्रेम के लिए लड़ते देखा। तुमने मुझे पराजित नहीं किया, प्रेम ने मुझे झुका दिया। अनंग रेखा को जन्म देने वाली अनाथ स्त्री की आत्मा अभी भी स्वरा के भीतर अशांत थी। ब्राह्मणों ने बताया कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जिन्होंने उसे मां का स्थान दिया वे अंतिम बार उस स्त्री की चिता पर दीपक रखेंगे। स्वरा ने स्वयं चिता के समीप जाकर उस स्त्री के नाम व्रत लिया और अंत में उसी के साथ तपस्या रूप में समाधि ली। उसे जननी भी माना गया और देवी भी। वीरप्रभ और अनंग रेखा को एक साथ नवकुंड का शासन सौंपा गया। इतिहास में पहली बार राज्य के उत्तराधिकारी दंपत्ति के रूप में ताज पहना गया। जनता ने जयकारा किया, एकता ही धर्म है, प्रेम ही शक्ति है। रानी संध्या अब वृद्ध थीं, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने ब्रह्मर्षि से कहा, मैंने न्याय किया। स्वरा ने करुणा दी, हमारा राज्य अब संतान के हाथ में है और मेरी आत्मा अब मुक्त है। वह अंतिम समय में शांत मुस्कान के साथ चली गईं। वीरप्रभ और अनंग रेखा ने नवकुंड को अमृत लोक नाम से नया रूप दिया। वहां न युद्ध था, न भेदभाव। हर गांव में विद्यालय था, हर स्त्री को सम्मान। उनके वंशजों ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। कहते हैं, जब भी कोई राजा प्रेम और नीति में उलझ जाए, नवकुंड की कथा उसका मार्गदर्शन करती है। नवकुंड में 18 वर्षों से शांति थी। राजा वीरप्रभ और रानी अनंग रेखा का राज्य जनकल्याण, धर्म और नीति के कारण पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन जैसे ही समृद्धि की ऊंचाई पर कोई राज्य पहुंचता है, वैसा ही अभिमान, ईर्ष्या और अधीन असंतोष की छाया धीरे धीरे गहराने लगती है। महल के भीतर ही एक युवा पुरोहित, जो कभी गुरु चीरवृत्त का शिष्य रहा था, ताम्राक्ष, अब क्रूर महत्वाकांक्षा में डूब चुका था। वह पुरानी ग्रंथों और गुप्त तंत्रों से शक्ति प्राप्त करना चाहता था और उसकी नजर थी नवकुंड के राजवंशीय रक्त पर। महल के भीतर ही एक युवा पुरोहित, जो कभी गुरु चीरवृत्त का शिष्य रहा था, ताम्राक्ष, अब क्रूर महत्वाकांक्षा में डूब चुका था। वह पुरानी ग्रंथों और गुप्त तंत्रों से शक्ति प्राप्त करना चाहता था और उसकी नजर थी नवकुंड के राजवंशीय रक्त पर। राजा वीरप्रभ और रानी अनंग रेखा के 2 संतानें अब युवा हो चुकी थीं। राजकुमार तेजांग, एक महान योद्धा, पर स्वभाव में तेज और अपने विचारों में कट्टर। राजकुमारी मृणालिनी, दयालु, शांत और नीतिमती। उसे जनता लोकमाता कहती थी। मृणालिनी ने राजसी जीवन की बजाय गांव-गांव घूमकर विद्यालय, औषधालय और अन्न भंडार बनाए थे। उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि राज्य के कुछ मंत्रियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। क्या मृणालिनी ही भविष्य की रानी होगी? तेजांग यह सब सुनता, पर कुछ नहीं कहता। भीतर ही भीतर जलता रहता। ताम्राक्ष ने तंत्र मंत्र और भविष्यवाणी के नाम पर महल में प्रवेश पाना शुरू किया। उसने तेजांग को धीरे धीरे भरना शुरू किया। राजकुमार, प्रजा जिसे चाहती है वह राजा नहीं होता। राज सिंहासन खून और शक्ति से चलता है, और इस राज्य का खून तो तुम्हारे ही शरीर में बहता है। मृणालिनी तो बस एक देवी की पूजा है, राज्य की धुरी नहीं। धीरे धीरे तेजांग मृणालिनी से दूर होता गया। मृणालिनी ने एक दिन अपनी मां रानी अनंग रेखा से पूछा, मां, क्या मैं राजगद्दी चाहती हूं? अनंग रेखा मुस्कुराई, नहीं बेटी, तू सेवा चाहती है, लेकिन यह राज्य तुझे चुनेगा, ना तू उसे। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मराशि चीरवृत्त का उत्तराधिकारी आशी अनुज वल्लभ ने राजा से कहा, महाराज, एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार इस राज्य का अगला रक्षक
न तलवारधारी होगा, न ही सिंहासन पर बैठा राजा। वह होगा वह जो अपने को राजा मानता ही नहीं। ताम्राक्ष ने गुप्त रूप से एक कालयज्ञ शुरू किया, जिसमें मृणालिनी के रक्त की कुछ बूंदें चाहिए थीं। यही शक्ति उसके तांत्रिक यंत्र को पूर्ण कर सकती थी, जिससे वह साक्षात शिवरूप बनने का दावा कर रहा था। उसने एक रात अपने चेलों को भेजा और मृणालिनी का अपहरण करवा लिया। जब राजा को यह समाचार मिला, महल में हाहाकार मच गया। राजा वीरप्रभ वृद्ध हो चुके थे। रानी अनंगरेखा ने कहा, अब इस राज्य की रक्षा का भार हमारे बच्चों पर है। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। जब तेजांग को बहन के अपहरण का समाचार मिला तो उसके भीतर कुछ टूट गया। वह जानता था, वह बहन जिसके कारण उसे कभी ईर्ष्या हुई, आज उसी की रक्षा का प्रश्न था। उसे स्वयं से लड़ना था, ताम्राक्ष से भी और अपनी अंदर की अहंकार रूपी आग से भी। वह अकेला बिना सेना के ताम्राक्ष के गुप्त आश्रम की ओर चल पड़ा, हाथ में पिता की दी हुई तलवार और मां की आंखों का आशीर्वाद लिए। तेजांग ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, मंत्रों की गूंज थम गई। ताम्राक्ष ने आंखें खोलीं और पहली बार तेजांग को देखकर भय के स्थान पर घमंड दिखाई दिया। तू आया है, अच्छा किया। अब मैं तेरे रक्त से अपनी शक्ति को संपूर्ण करूंगा और मृणालिनी, वह देवी, अब शक्ति रहित काया बन जाएगी। तेजांग ने तलवार उठाई, पर इस बार उसकी चाल में क्रोध नहीं, धैर्य था। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अस्त्र, तंत्र, मंत्र, अग्नि और रक्त की झंकार। ताम्राक्ष हर वार के साथ विकराल होता गया। उसके शरीर से काले नाग, भूत और छायाएं निकलने लगीं। तेजांग कई बार गिरा, खून से लथपथ हुआ, पर हर बार उसे उठने की शक्ति मृणालिनी की आंखों से मिली। अंत में उसने मां की दी हुई नीलकंठ कवच माला ताम्राक्ष की ओर उछाली। माला ने ताम्राक्ष के मंत्रों को उल्टा घुमा दिया और सारा तांत्रिक बल उसी पर लौट आया। यज्ञ मंडप शांत हुआ। मृणालिनी ने अपनी आंखें खोलीं। तेजांग के घावों से खून बह रहा था। मृणालिनी ने उसे अपने आंचल से बांधा और बोली, भैया, आज तूने केवल मुझे नहीं बचाया, तूने अपने भीतर के अंधकार को हराया है। तेजांग रो पड़ा। वो आंसू नहीं थे, वो आत्मशुद्धि थी। महल में जब दोनों लौटे तो राजा वीरप्रभ ने उन्हें देखकर कहा, अब निर्णय स्पष्ट है। राज्य को दोनों चाहिए, तलवार भी और करुणा भी। राज्यसभा ने निर्णय लिया कि पहली बार राज्य का संचालन 2 राजसत्ता में बांटा जाएगा। तेजांग रक्षा और युद्ध नीति के प्रमुख, मृणालिनी नीति, जनता और ज्ञान का संचालन करेगी। राज्य में इस व्यवस्था को कहा गया द्वय सिंहासन परंपरा। समय बीता। मृणालिनी ने विवाह किया एक युवा दार्शनिक से और तेजांग ने एक सैनिक युवती से। दोनों ने अपने जीवन के अनुभवों को शिक्षा में बदलकर राज्य में अनेक गुरुकुल, आश्रम और युद्धशालाएं बनाईं। नवकुंड राज्य को आज भी भारत के गौरवशाली युगों में गिना जाता है, जहां एक राजा ने अपनी बहन की रक्षा में स्वयं को बदल डाला और एक बहन ने अपने त्याग से राजनीति को सेवा बना दिया। वर्ष बीते, नवकुंड राज्य एक आदर्श बन गया था। मृणालिनी और तेजांग के नेतृत्व में राज्य में कोई भूखा न था, कोई असुरक्षित न था। तेजांग के पुत्र वीरतनय और मृणालिनी की पुत्री ज्ञानलता दोनों अब बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा वीरप्रभ ने दरबार में घोषणा की, अब समय है कि नई पीढ़ी शासन की शिक्षा पाए। शक्ति और ज्ञान का संगम अब उनके हाथों में सौंपा जाए। ज्ञानलता को न्याय और नीति का ज्ञान सिखाया गया और वीरतनय को रणकला और सहिष्णुता। मृणालिनी और तेजांग ने अपने बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग बोया। एक दिन उत्तर दिशा से खबर आई कि एक नया साम्राज्य, विष राज्य, तेजी से आसपास के छोटे राज्यों को निगल रहा है। उसका राजा द्रुहवर्मा था, ताम्राक्ष का ही एक शिष्य, जो अब अपनी सेना के साथ नवकुंड की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। तेजांग को एक बार फिर तलवार उठानी पड़ी, लेकिन इस बार युद्ध मैदान में वीरतनय साथ था, अपने पिता के बराबर। मृणालिनी ने कूटनीति द्वारा पास के राज्यों को एक किया और शांति संघ की स्थापना की। द्रुहवर्मा को विश्वास था कि नवकुंड डरकर समर्पण कर देगा, परंतु जब वह सीमा पर पहुंचा, उसे एक अनोखा दृश्य दिखा। वीरतनय और ज्ञानलता उसके स्वागत में हाथ में फूल लेकर खड़े थे। साथ में
अनगिनत जनता, हम तुम्हें युद्ध से नहीं, अपनी संस्कृति से जीतेंगे। ध्रुव वर्मा को जनता का विश्वास देखकर पहली बार अपने साम्राज्य की खोखली नींव समझ आई। वह युद्ध नहीं कर सका। उसने आत्मसमर्पण किया और मृणालिनी से शरण मांगी। समय चक्र चलता रहा। एक दिन वृद्ध राजा वीरप्रभ ने अपने पुत्र पुत्री और पोते पोती को बुलाकर कहा, मैंने राज्य तुम्हारे हाथों में देखा और अब चैन से इस जीवन से विदा ले सकता हूं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार उसी जगह हो जहां कभी तेजांग ने ताम्राक्ष को हराया था, आत्मशुद्धि की भूमि। वहां आज एक ज्ञान वृक्ष लगा था जिसे मृणालिनी ने लगाया था। सारा राज्य एकत्र हुआ और राजा को विदाई दी गई, एक ऐसे सम्राट को जिसने न्याय, प्रेम और संतुलन को सबसे ऊपर रखा। समाप्त नहीं हुई यह गाथा, बल्कि वह हर दिल में जीवित रही। मृणालिनी ने स्त्री शक्ति विद्यालय की स्थापना की, जहां लड़कियों को नीति, युद्ध और न्याय सिखाया जाता था। तेजांग ने धैर्य धन शौर्यशाला बनवाई, जहां युद्ध से पहले आत्मनियंत्रण सिखाया जाता था। ज्ञानलता और वीरतनय ने मिलकर संयुक्त शासन प्रणाली शुरू की, जहां शक्ति और करुणा दोनों को बराबर सम्मान मिला। नवकुंड राज्य एक युगों तक चलने वाला आदर्श बन गया। राजमहल पर हमला करने वाली अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, बल्कि प्रज्ञायुद्ध की आत्मा में छिपा ताम्राक्ष का शेष अंश था। यह वो अंश था जो जन्मों से अपने पूर्ण नाश की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब समय आ गया था। महिरवाणी को जब यह सत्य ज्ञात हुआ तो उसका हृदय टूट गया। जिस भाई से वह जीवन भर प्रेम करती रही, वह ही अब राज्य के विनाश का माध्यम बन सकता था। प्रज्ञायुद्ध ने स्वयं को बंदी बनवा लिया और महामंत्रियों से कहा, यदि मेरे भीतर अंधकार है तो मैं ही उसे मिटाऊंगा। किसी और को वह पाप करने का अधिकार नहीं दूंगा। संपूर्ण राज्य रो पड़ा जब प्रज्ञायुद्ध ने अपने हाथों से अपने अंतिम संस्कार की तैयारी की। वह महिरवाणी को देखकर बोला, मुझे क्षमा करना बहन, मैं तुझसे वादा नहीं निभा सका, पर आज मैं तुझसे एक अंतिम वादा चाहता हूं। नवकुंड को अंधकार से बचा लेना। महिरवाणी की आंखों से आंसू बहते रहे। सूर्यास्त के समय प्रज्ञायुद्ध ने ध्यान मुद्रा में अग्निकुंड में प्रवेश किया। उसके साथ ही आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा, जैसे वर्षों का अंधकार एक क्षण में मिट गया हो। उस दिन के बाद नवकुंड में फिर कोई ग्रहण नहीं हुआ। झीलें स्वच्छ हो गईं, पशु शांत हो गए और लोगों के मन से भय निकल गया। महिरवाणी ने राज्य की बागडोर संभाली, पर वह हर साल उस हिमद्वीप पर जाती थी जहां उसका भाई प्रकाश बनकर अब भी जल रहा था, सबके लिए। ज्ञानलता और वीरतनय ने अपने जीवन का शेष भाग आश्रमों और विद्या केंद्रों की स्थापना में बिताया। नवकुंड अब केवल एक राज्य नहीं रहा, वह एक जीवित आदर्श बन गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों में धन्यवाद।